भाई मेरे क्लास 12th के प्यारे शेर बच्चों, कैसी चल रही है बोर्ड्स की तैयारी? डर लग रहा है? लगना भी चाहिए भाई, क्योंकि तुम अभी इस समय पर इतनी सारी चिंताओं से घिरे हुए हो कि भाई मेरी बोर्ड्स की तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज लेते समय ये सपना देखा था कि बोर्ड्स में मेरे 80 आउट ऑफ 80 आने वाले हैं हिस्ट्री में, वो आएंगे या नहीं आएंगे। क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करूंगा, मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कौन चेक करेगा। ठीक, तो ये सभी के सभी सवाल जो है ना, वो मुझे पता है कि सोते जागते हर वक्त जो है वो तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, इसमें आज हम यही बात करेंगे कि ये जो तुम्हारे सारे डर हैं उनको हम कैसे 45 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यानी कि ये जो वीडियो होगा इसमें हम बात करेंगे कि 45 डेज स्ट्रैटेजी, जिसमें आप अपना पूरा हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के साथ साथ उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। अपनी सारी समस्याएं जिनसे अभी तक तुम जूझ रहे हो, वो सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो ये वीडियो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कैसे अपने इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि भैया वो ऐसे कौन से काम है जो तुम्हें नहीं करने। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी अब समय नहीं है कि तुम उसे वेस्ट करो और ना ही ये वीडियो स्किप करके जाना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो बहुत कुछ जो है ना वो तुमसे छूट रहा है। समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया वो कौन से काम है जो तुम्हें यहाँ पर करने हैं। देखो, सबसे पहले समझो कि क्या करना है। करना ये है कि भाई पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैम क्यों जरूरी है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना? आप तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, हम पढ़ के चले जाएंगे और अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे। अगर इस भ्रम में जी रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दो ये बात। क्यों? क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही सिर्फ और सिर्फ पढ़कर गए, तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज बन के रह जाओगे, भीड़ का एक हिस्सा बन के रह जाओगे। लेकिन अगर 80 आउट ऑफ 80 लेकर आए, अगर चाहते हो कि पूरे शहर में, पूरे देश में तुम्हारा नाम हो, हर कोई जाने कि भाई ये वो बच्चा है जिसकी अखबार में पेपर आई थी, जिसके 80 आउट ऑफ 80 आए थे हिस्ट्री में, तो उसके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है हार्डवर्क के अलावा, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे? तो भाई पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब लेकिन एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं मैम, लेकिन समझ में नहीं आ रही, तो क्या करना है? वन शॉट देख लो, ठीक है। वन शॉट डले हुए हैं चैनल पे, जाके वन शॉट देख लो। अब उसके बाद क्या करना है, क्योंकि वन शॉट भी देख लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसके बाद जज कैसे करूं मैं अपने आप को कि भाई सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, ठीक। तो पहले तो तुमने क्या करना है, पहले तुमने ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है इसके वन शॉट देख लिए हैं, उन सभी चैप्टर्स को तुमने एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम्हें कंटिन्यूअसली रिवीजन करना है। लेकिन रिवीजन कैसे करें? बार बार पढ़ती रहूं एनसीईआरटी? नहीं, बार बार नहीं पढ़ना है। जो बच्चा समझदार होता है, जो बच्चा टॉपर होता है, कभी भी उसके रिवीजन करने का तरीका देखना, वो अपने आप को बार बार चेक करता है कि उसकी तैयारी पक्की है या नहीं। और वो कैसे करता है? वो करता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो बार बार, जितनी बार तुम उस क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को, जो भी तुमने पढ़ा है, उसकी अगर तुम उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। और जब तुमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो वहां से तुम अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हैं, वो आप आइडेंटिफाई करोगे और फिर उनके ऊपर काम करना शुरू करोगे। अब उसके साथ जिसका डर बच्चों में है कि मैम सैंपल पेपर, सैंपल पेपर क्या है, सैंपल पेपर से ही क्या क्वेश्चन उठ के आ जाएगा पेपर में, या फिर सैंपल पेपर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे फ्रेम होंगे, तो सारी की सारी समस्याएं जो है ना वो भी बताया जाएगा आपको कि भाई पूरा सैंपल पेपर जो है आपको कैसे यूज करना है, उससे कैसे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, और उसके साथ साथ सैंपल पेपर को भी सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ जो दूसरे मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना, क्योंकि क्या करना है, एग्जाम की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, आंसर तो लिखने पड़ेंगे। आज जब तुम घर में बैठकर अपने 80 नंबर का पेपर दोगे, तभी तुम बोर्ड में जाकर उस प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सैंपल पेपर्स तुम्हें सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। ट्राई करो कि भाई हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दो तुम लोग, 80 आउट ऑफ 80 वाला कंप्लीट सिलेबस का, ठीक है।
तब जो है तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अब उसके बाद सबसे बड़ा डर जो बच्चों के दिमाग में है वो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का, क्योंकि स्कूल में तो छुड़वा रहे हैं भैया सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, है ना। देखो सीधी और साफ बात है कि ना तो टीचर पढ़ा रही है और ना हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में भी नहीं आ रहे हैं। और अगली बात तो ये हो गई कि भैया उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे और उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, क्योंकि अनसीन पैसेज तो है नहीं, हिंदी इंग्लिश तो है नहीं, है ना, कि उठा के पैसेज में से ही आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब तक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बिल्कुल नहीं कर पाओगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, उसके साथ जो अगली टेंशन चल रही है वो है तुम्हारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, कि मैम एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, मैथ्स का सवाल नहीं है कि 2 चीज 4-5 फॉर्मूले याद करके चले गए और लिख के आ जाएंगे, नहीं। अगर एग्जाम में आंसर बढ़िया नहीं लिख कर आओगे तो जितना पढ़ लो, जितना जो चाहे करना है कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके बाद अगर आंसर नहीं हो रहे हैं, आंसर का सही प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है किसी भी तैयारी करने का। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास ये और समस्या है कि भैया आंसर प्रैक्टिस करनी है मुझे, लेकिन मेरी आंसर राइटिंग सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है उसको चेक कौन करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से मुझे सही सही मिलेंगे कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही मुझे ये क्वेश्चंस मिल जाए। तो अगर तुम ये सभी सवालों में घिरे हुए हो तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपर जो है ना वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक बैच लेकर आया है, विच इज निर्भय बैच। और निर्भय बैच में ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें प्रोवाइडेड रहेंगी। ठीक, तो अगर आप ये सारी चीजें खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये कर पाना असंभव है एक तरीके से, है ना। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं एक ऐसा गाइडिंग लाइट जो उन्हें उनके गोल तक पहुंचा कर आए, और वो काम कर रहा है नेक्स्ट टॉपर का ये निर्भय बैच, जिसमें ये सारे के सारे फीचर्स जो है ना वो तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे घर में क्या होता है कि भाई तुम जब डाइनिंग टेबल पे पहुंचते हो तो खाने की थाली लगी हुई होती है, तुम्हें ना तो अनाज उगाना है ना ही उसे पकाना है ना, कुछ नहीं करना है, बस पका पकाया खाना है और उसको खाना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रही है, तुम्हारा काम आसान किया जा रहा है बेटा, कि 45 दिनों में अगर तुम्हें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, डाउट्स को भी सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो सभी चीजें यहाँ पे निर्भय बैच में तुम्हें देंगे कि सिर्फ एक चैप्टर लाइव नहीं पढ़ा रहे, सारे सब्जेक्ट जो है वो लाइव में पढ़ाएंगे। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, सारा लाइव आएगा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश जो कहीं कोई नहीं पढ़ा रहा है वो हम पढ़ा रहे हैं, और वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। उसके बाद डाउट्स को प्रॉपरली सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, है ना। अगर लेक्चर नहीं देख पा रहे हो तो भैया रिकॉर्डेड सेक्शन पड़े हुए हैं, है ना। रात में लग रहा है कि भाई रात में कोई पढ़ रहे हो रातों रात और कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो फटाक से अपना फोन उठाया, उसमें वो लेक्चर देख लिया, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि सारी के सारा जो सिलेबस है तुम्हारा 45 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। अब ये तो बच्चे वो हो गए जो बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ठीक है, तुम चाहते हो कि भाई मैं आज से ही, मेरा सपना है कि मैं डीयू में एडमिशन ले लूं, मैं जेएनयू में एडमिशन ले लूं, या तुम्हारा जो भी ड्रीम कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लूं, और उसके लिए मुझे डबल मेहनत ना करना पड़े, कि ऐसा ना हो जाए कि आज मैं बोर्ड के लिए पढ़ूं और फिर बोर्ड खत्म होने के बाद सीयूटी के लिए पढ़ूं। तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो उसके लिए भी नेक्स्ट टॉपर जो है वो निर्भय प्रो बैच लेकर आया है, और उस निर्भय प्रो बैच में तुम्हें साथ बोर्ड की तैयारी और उसके साथ साथ सीयूटी की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो बहुत मिनिमल प्राइस है बेटा, समझने की कोशिश करो, है ना। यहाँ पे आपको निर्भय बैच जो है वो 999 में मिल रहा है। ठीक, कोड लगा लो आप यहाँ पे नेक्स्ट 2000, उसमें आपको ये 999 में मिल जाएगा। और अगर आपको सीयूटी की भी तैयारी करनी है साथों साथ, ठीक है, तो सिर्फ 1500 रुपए में, मतलब कि 1499 में ये जो पूरा निर्भय बैच, निर्भय प्रो बैच जो है ना, जिसमें आपको बोर्ड प्लस सीयूटी दोनों की तैयारी जो है वो यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक, और इससे आपको समझ में आएगा कि भाई आपकी जो तैयारी है वो कितनी पक्की है और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बेटा ये एक ऐसा डिसीजन है, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई 1000 रुपए ले रहे हैं, 1500 रुपए ले रहे हैं, लेकिन 1000 और 1500 रुपए की कीमत आप जानो बेटा, कि अगर आपका फ्यूचर है तो उस फ्यूचर में आप 1000 और 1500 रुपए की कोई कीमत है नहीं है। आपके ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए क्या कोई 1500 रुपए की कीमत है? नहीं है। लेकिन वही 1500 रुपए अगर तुम सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा फ्यूचर कितने बढ़िया तरीके से बिल्ड हो जाएगा, ये बात तुम समझने की कोशिश करो। ठीक, अब ये तो हो गई बात। अब यहां से हम बात करते हैं भैया कि वो कौन से ऐसे काम है जो तुम्हें नहीं करने हैं टॉपर बनने के लिए। सबसे पहला जो काम तुम्हें करना है कि ढेर सारी बुक्स के पीछे मत भागो, है ना। मटेरियल इकट्ठा कर लिया, ये वाला पब्लिकेशन खरीद लूं, वो किताब खरीद लूं, मेरा फ्रेंड इससे पढ़ रहा है, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो,
सैंपल पेपर उठा लो सीबीएसई के और कोई भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक ले लो, ठीक है। ये जो 4 किताबें हैं सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। अलग अलग ढेर सारे 4-5 पब्लिकेशन की खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक किताब उठाओ कोई भी, ठीक। दूसरी चीज क्या करोगे, दूसरी चीज आंसर लिखोगे तो लॉन्ग पैराग्राफ में किस्से कहानियों जैसे बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। बोर्ड में लिखोगे, एग्जामिनेशन बिल्कुल भी तुम्हारा आंसर नहीं देखेगा कि क्या लिखा है इसने, ठीक है। जो एवरेज नंबर होते हैं उठा के तुम्हें दे देगा, ठीक। अब अगर चाहते हो कि जो एग्जामिनर है उसका ध्यान तुम्हारे आंसर के ऊपर पढ़े तो उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करनी है। तुम्हें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए और उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को तुम्हें अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। तो ये पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपने आंसर्स को फ्रेम करना होगा, ठीक। उसके बाद भैया एनसीईआरटी छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कर देना, महापाप हो जाएगा तुमसे बोर्ड में, ठीक है। क्या हो जाएगा कि भैया अगर एनसीईआरटी छोड़ के चले गए तो तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहे हैं, तुम्हें चीजें ही नहीं समझ में आ रही है, तो तुम क्या किसी भी रेफरेंस बुक से उठाकर पढ़ लोगे, ठीक। तो एनसीईआरटी छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करके चले जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारा दोस्त रट्टाफिकेशन कर रहा है, रट रहा है और तुम सोच रहे हो कि भैया उसके जैसे मैं भी रट के चला जाऊं और लिख के आ जाऊंगा पेपर में, तो बिल्कुल मत कर देना ये वाली गलती, क्योंकि एग्जाम में जाकर वो तो भूलेगा ही भूलेगा, तुम और भूल जाओगे साथ में, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, करना यह है कि भाई कंसेप्ट्स को, चैप्टर्स को, कहानियों को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चरिंग करनी है प्रॉपर कि भाई किस इवेंट के बाद क्या हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर क्या उसके कॉज है, क्या उसके इफेक्ट है, ठीक है। तो पूरा एक माइंड मैप बना के, पूरा एक फ्लो चार्ट बना के चीजों को समझो अपने तरीके से और फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो, ठीक। तो अगर तुम ऐसी तैयारी करते हो तो भाई बिल्कुल बोर्ड जो है वो बिल्कुल जो 80 आउट ऑफ 80 का जो टारगेट है ना वो अनअचीवेबल बिल्कुल भी नहीं है, तुम बिल्कुल उसे अचीव कर सकते हो। इसी के साथ टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।